अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल तुम लोगों को जैक बेस्ड मॉडल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पोर्शन कराए थे, है ना? 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैक मॉडल क्वेश्चन जो जारी हुआ है उसी बेस का पिछले साल का मॉडल क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज हम तुम लोगों को सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। कैसा? जी सर। इसके बाद उम्मीद है एक सेट और हम तुम लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, तुम लोगों को बतलाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों 3 सेट खूब बढ़िया से तैयारी करके जाना है। ठीक है ना? 3 सेट अच्छे से तैयारी कर लेते हो, एग्ज़ाम खूब बढ़िया लिख करके आओगे, खूब अच्छा, है ना? आके कहोगे सबसे अच्छा एग्ज़ाम उर्दू का किया है, देख लेना। ठीक है, लेकिन 3 सेट कम से कम तुम लोग को तैयार करना होगा, तैयारी करना पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जैक मॉडल क्वेश्चन बेस्ड प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन फॉर 2023 एग्ज़ाम, सब्जेक्ट उर्दू इलेक्टिव, क्लास 12, फुल मार्क्स होगा 40 नंबर का, टाइमिंग होगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है ना? ज़रूरी हिदायत पता ही है तुम लोगों को। सभी सवालात के जवाब अपनी ज़बान में दिए गए हिदायत के मुताबिक दें। सवालात की कुल तादाद 19 है जो 3 हिस्सों में तकसीम है। सवाल 3 ग्रुप में बटा हुआ है ना? सवालों की कीमत बाएं जानिब दर्ज है। कौन सा सवाल कितने नंबरों का है वो बाएं तरफ दिया हुआ है। ग्रुप ए देखो, दर्ज झेल में से किन्हीं 5 सवालात के जवाब एक जुमले में दें। ठीक है ना? यहाँ पे ग्रुप ए से कुल 7 सवाल है, 7 में से किसी 5 सवाल का जवाब तुम लोगों को देना है, लिखना है। ठीक है ना? हर एक सवाल 2-2 नंबरों का है। सवाल नंबर 1, नाविल उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन हैं? ऑब्जेक्टिव में भी कल क्वेश्चन हम आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सवाल था। नाविल उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? जवाब होगा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा। यही है ना? तुम लोगों के निसाब में शामिल है तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा, तनकीदी मज़मून, और उसके मुसन्निफ हैं, उसके मज़मून निगार हैं, तनकीद निगार हैं खुर्शीदुल इस्लाम, है ना? लेकिन यहाँ सवाल पूछा है नाविल के बारे में। असल जो नाविल है उमराव जान अदा के नाम से, उस नाविल के नाविल निगार कौन है, उसके मुसन्निफ कौन है, यहाँ सवाल ये कह रहा है। बात को समझना, तुम लोगों के निसाब में शामिल तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा है, तनकीदी मज़मून के तौर पे, लेकिन असल में उमराव जान अदा एक नाविल है। नाविल के ऊपर टीका टिप्पणी, आलोचनात्मक व्याख्या, तनकीदी तज़्ज़िया खुर्शीदुल इस्लाम पेश किए हैं, जो तुम लोगों को पढ़ना है, पढ़े हो। ठीक है ना? तो यहाँ सवाल था नाविल उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? जवाब यहाँ पे खुर्शीदुल इस्लाम नहीं होगा, जवाब तुम लोग दोगे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा। ठीक है ना? सवाल नंबर 2, फ़ोटोग्राफ़र का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? फ़ोटोग्राफ़र का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? कैसी सिन्फ़ है फ़ोटोग्राफ़र? जवाब होगा अफ़साना। अफ़साना है ना? यहाँ पे ड्रामा, इंशाइया और नाविल और मज़मून नहीं लिखेंगे, यहाँ जवाब लिखेंगे अफ़साना। फ़ोटोग्राफ़र अफ़साना है। सवाल नंबर 3, अफ़साना सुकून की नींद के मुसन्निफ कौन है? अफ़साना सुकून की नींद के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब इकबाल मजीद। सही जवाब क्या होगा? इकबाल मजीद। ठीक है। सवाल नंबर 4,
गज़ल का लघवी मानी क्या है? गज़ल के लघवी मानी क्या होते हैं? कल भी ये सवाल था, ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ये क्वेश्चन सेट था, है ना? यहाँ भी आ गया है। गज़ल का लघवी मानी क्या है? जवाब लिखोगे, गज़ल के लघवी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना होता है। ठीक है ना? सवाल नंबर 5, आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब, उत्तर प्रदेश के बनारस में। ठीक है ना? आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बनारस में हुई थी। सवाल नंबर 6, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? कहाँ? क्या जवाब होगा? कलकत्ता। अभी हम लोग कहते हैं कोलकाता। ठीक है ना? कलकत्ता लिखो, कोलकाता लिखो, दोनों जवाब सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज। आप देखो यहाँ पे उर्दू अदब की तारीख भी पढ़ना है ना तुम लोगों को। उर्दू अदब की तारीख से ये सवाल है ना? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? कलकत्ता में या कोलकाता में। सवाल नंबर 7, बाले जिब्राइल किसने लिखी? बाले जिब्राइल किताब है ना, किसने लिखी? सही जवाब होगा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब है बाले जिब्राइल, बांगे दरा, अरमुगाने हिजाज, ज़रबे कलीम। ठीक है ना? ये 3-4 किताब जो है बहुत मशहूर किताब है। यहाँ पे सवाल दिया है बाले जिब्राइल के बारे में। हो सकता है कि सवाल आ जाए ज़रबे कलीम किसने लिखी, हो सकता है कि सवाल आ जाए अरमुगाने हिजाज किसने लिखी। ठीक है ना? जवाब होगा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल को सही से पढ़े हुए रहोगे, कुछ भी सवाल आएगा आसानी से जवाब लिख लोगे। ठीक है? ग्रुप बी, दर्ज झेल में से किन्हीं 5 सवालात के जवाब 50 लफ्ज़ों में दें। ठीक है ना? यहाँ भी सवाल नंबर 8 से लेकर के सवाल नंबर 14 तक, ग्रुप बी में सवाल नंबर 8 से लेकर के 14 तक सवाल है। यानी कि कुल कितना सवाल हो गया? 7 सवाल, कुल 7 सवाल। ये 7 में से किसी 5 का जवाब यहाँ भी देना है, इस ग्रुप से देना है। ठीक है ना? और हर एक सवाल की कीमत 3-3 नंबर है। ठीक है? 3 नंबर का जवाब तुम लोग कितना लिखोगे? लगभग 50 लफ्ज़ों में, या अगर लाइन या जुमला कहो तो मोटा मोटी 5 जुमला में, 6 जुमला में। ठीक है ना? कम में भी ख़त्म हो सकता है, जो जवाब कम जुमला में ख़त्म हो जाए ख़त्म कर देना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जो है 5 जुमला में कहा है तो 5 जुमला लिखबे करेंगे। 50 लफ्ज़ में जवाब लिखने के लिए कहा है तो एक एक लफ्ज़ को गिनते रहेंगे, टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। टाइम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम देने के लिए टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। 1.5 घंटा का टाइम कम है ना? और तुम लोग को 1.5 घंटा में ही ये जवाब लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा। सवाल नंबर 8, तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार के मुतल्लिक़ लिखें। तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार, मेन कैरेक्टर, ठीक है ना, के बारे में लिखना है। जवाब सुनो जो हम लिखे हुए हैं। जवाब, तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार। तनकीदी मज़मून के तौर पर हमारे निसाब में शामिल उमराव जान अदा दरअसल एक नावल का उन्वान है ना? नावल का उन्वान है, जिसके नावल निगार मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा हैं। उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार खुद उमराव जान अदा ही है। नावल का नाम है या तनकीदी मज़मून का नाम है उमराव जान अदा, लेकिन मरकज़ी किरदार खुद में जो है उमराव जान अदा है। असल जो कहानी है, असल जो नावल है वो उमराव जान अदा के बारे में ही है। यानी कि उमराव जान अदा ही नावल का अहम किरदार है, मेन हीरोइन है। ठीक है ना? इसका किरदार एक लाफानी किरदार है, कभी ना ख़त्म होने वाला
वाली किरदार है, हमेशा ज़िंदा रहने वाली किरदार है। जब पढ़ोगे तो मालूम होगा। उमराव जान अदा, इस किरदार को ना ही सिर्फ मिर्ज़ा रुस्वा का बल्कि उर्दू अदब का शाहकार किरदार कहने में कोई मुबालगा नहीं है। कोई गलती ना होगी कि उमराव जान अदा के किरदार को हम लोग उर्दू अदब का शाहकार कहें, ना ही सिर्फ मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का बल्कि उर्दू अदब का शाहकार किरदार, हमेशा याद रखा जाने वाला किरदार उमराव जान अदा है। ठीक है, बात तुम लोग को कुछ इधर उधर से भी करके हम समझा दे रहे हैं ताकि इम्तहान हॉल में बात याद आ जाए। और इम्तहान हॉल में जब बात ये सवाल देखोगे और वहाँ पे जवाब रटा हुआ तो आदमी भूल जाता है ना। लेकिन जो बात अभी हम बोल रहे हैं ना, यही बात तुम लोग याद करोगे एग्ज़ाम हॉल में, और यही बात याद करके तुम लोग जो है वहाँ पे लिख दोगे। सोचते मत रहना गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं, जो लिखना है लिख देना है ना। एकदम शाहकार, लाफानी, मुबालगा, ये सब लफ्ज़ ना याद हो कोई बात नहीं, अपनी ज़ुबान में जो मूड में आए लिख दो। बहुत अच्छा किरदार है, हमेशा ज़िंदा याद रखा जाने वाला किरदार है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा एक ऐसी किरदार है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस भांज देना है, लिख देना है, सही जवाब हो जाएगा अपनी ज़ुबान में। ठीक है, सवाल नंबर 9, गुमनाम पहाड़ों के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे? अफसाना फोटोग्राफर के हवाले से बताएं। ठीक है ना। जवाब, गुमनाम पहाड़ों के गेस्ट हाउस में सयाह किसे कहते हैं? घूमने वाले, घूमने फिरने वाले सयाह। ठीक है ना। सयाह घूमने फिरने, सुकून और मोहब्बत की तलाश में आते थे ताकि कुछ वक्त सुकून से गुजार सकें। अब ये जवाब जो है 2 ही 3 जुमला में ख़त्म। अब इसको थोड़े खींचते रहेंगे 5 जुमला में, ख़त्म हो गया। 3 नंबर मिल जाएगा, इतना लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, 3 में 3 मिलेगा। ठीक है। सवाल नंबर 10, शहजादे ने मुल्क हवा में क्या देखा? अफसाना सुकून की नींद के हवाले से बताएं। जवाब, शहजादे ने मुल्क हवा में देखा कि वो बाप के मरने के बाद मुल्क हवा की एक सुरंग में दाखिल हुआ, जहां उसने देखा कि वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जहां 2 तरह के इंसान पाए जाते थे, एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। ठीक है ना। आगे सुनो, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, रूहे अर्जी आदम का इस्तकबाल क्यों करती है? जवाब, रूहे अर्जी यानी ज़मीन, अर्ज़ के मानी होता है ज़मीन, रूहे अर्जी यानी ज़मीन की रूह आदम का इस्तकबाल इसलिए करती है क्योंकि खुदा ने आदम को नाराज़ होकर ज़मीन में भेजा था। ज़मीन आदम के लिए नई जगह थी, वो ज़मीन की आबो हवा से बिल्कुल नावाकिफ़ था। ठीक है ना, यही जवाब है। सवाल नंबर 12, ड्रामा यहूदी की लड़की के किसी एक अहम किरदार के बारे में लिखें। ड्रामा यहूदी की लड़की के किसी एक अहम किरदार के बारे में। ड्रामा में कई किरदार हैं, कुछ अहम हैं, कुछ गैर अहम किरदार हैं। किसी एक किरदार के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हम जो लिखे हैं वो जवाब सुनो। जवाब, ड्रामा यहूदी की लड़की में यूँ तो कमोबेश 9 किरदार हैं। ठीक है ना, कमोबेश 9 किरदार हैं। इसमें मार्कस जो रोमन शहजादा है, मार्कस नाम याद रखोगे, इसमें मार्कस जो रोमन शहजादा है मरकज़ी किरदार है। मार्कस जो रोमन शहजादा है एक आम आदमी बनकर एक यहूदी की लड़की हिना से मोहब्बत करता है।
बाद में हेना को पता चलता है कि मार्कस यहूदी नहीं बल्कि रोमन शहजादा है, तो वो तर्के ताल्लुकात पर आमादा हो जाती है। तर्के ताल्लुकात, ताल्लुक ख़त्म करने के ऊपर आमादा हो जाती है। मगर मार्कस हेना को यकीन दिलाने में कामयाब होता है कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता है। बात ख़त्म, ठीक है ना। मार्कस के बारे में लिख दिए, हेना के बारे में भी लिख सकते हो। यही जवाब तुम लोग हेना के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि हेना जो है मार्कस के मोहब्बत के जाल में फंस जाती है, ये समझ के उससे मोहब्बत करती है कि मार्कस एक यहूदी लड़का है, जबकि वो एक रोमन शहज़ादा होता है। और जब यह बात हेना को पता चल जाती है तो वो उससे ताल्लुकात ख़त्म करना चाहती है, लेकिन मार्कस के कहने पे मार्कस उसे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। इस तरह से उनका ताल्लुकात ख़त्म नहीं हो पाता है। बना के लिख दिए, दोनों का कैरेक्टर लिखा गया, ठीक है ना। सवाल नंबर 13, मुसन्निफ ने साइकिल को दरिया में क्यों फेंक दिया? काहे फेंक देगा भाई कोई भी साइकिल को दरिया में? मान लो नहीं पढ़े हैं, मान लो नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं जवाब, लेकिन फेंकेंगे हम साइकिल को। मूड खराब हो जाएगा तो फेंकिए देंगे। जवाब बना के लिख सकते हो। मुसन्निफ ने साइकिल को दरिया में इसलिए फेंका क्योंकि, सुन लो ध्यान से, सुनना हम कैसे बना रहे हैं, देखो कैसे हम बना रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं इसका जवाब, कैसे बना रहे हैं। मुसन्निफ ने साइकिल को दरिया में इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसे जहाँ जाना था वहाँ जल्दी में पहुँचना था। और जब वो जाने के लिए साइकिल उठाया, साइकिल में बैठा तो उसकी साइकिल पंक्चर थी। इससे उसका दिमाग खराब हो गया और गुस्से में आकर अपनी साइकिल दरिया में फेंक दिया। हम बना के लिख दिए ना, अपने मन से लिख दिए। भाई दरिया में काहे के लिए? कोई किसी को शौक चढ़ल है, किसी को खुशी हो रही है फेंक करके, गुस्सा ही की हालत में ना फेंकेगा जी। बना के लिख दिए सही जवाब। अगर 3 नंबर नहीं आएगा तो 2 नंबर ज़रूर देगा कॉपी चेक करने में। बात समझे? यहाँ जवाब सुनो, अब यहाँ जवाब सुनो जो सही जवाब है। हम तो बना के बोल दिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है सो सुनो। मुसन्निफ ने साइकिल को दरिया में इसलिए फेंक दिया क्योंकि ना तो साइकिल बिक सकती थी और ना ही उसकी मरम्मत की जा सकती थी। चलो ये भी सही है। कबाड़ साइकिल था, है ना वो साइकिल बिक सकती थी और ना उसे मरम्मत करके चलाया जा सकता था, इसलिए फेंक दिया। जो हम बताए वो भी सही, ठीक है। सवाल नंबर 14, आसान कर दे रहे हैं तुम लोग का, एग्ज़ाम लिखने का टेंशन कम कर दे रहे हैं। ये सब बता करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं पढ़ा हुआ है तो उससे क्या होगा, हम लिखेंगे बना करके, जवाब हम लिखेंगे और जो लिखेंगे सही लिखेंगे, वो भी सही होगा। आगे सुनो सवाल नंबर 14, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? सुने हो ना, पहले सुनते आ रहे हो। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने का मकसद, क़याम गठन का मकसद क्या था? जवाब, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कलकत्ता में 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के ज़रिए इस मकसद से किया गया। देखो यहाँ पे 2 सवाल छिपा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सवाल। सवाल पूछ देगा फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब किया गया? 1800 ईस्वी आया ना। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली। आया कि नहीं आया? फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कलकत्ता में 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के ज़रिए इस मकसद से किया गया कि यहाँ नौवारिद, यानी कि नए आने वाले नौवारिद अंग्रेज़ जो हिंदुस्तानी ज़ुबान व तहज़ीब से नाआशना थे, वाकिफ़ नहीं थे, हिंदुस्तानी तहज़ीब हिंदुस्तानी ज़ुबान नहीं जानते थे, और ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
यहाँ की ज़ुबान, तहज़ीब व सकाफ़त को सीखें, समझें और फिर आसानी से तिजारत कर ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाएं। मकसद यही था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लॉर्ड वेलेज़ली बनवाए तो इस मकसद से नहीं बनवाए कि इससे हिंदुस्तानियों का भला हो, हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखें। देश तो गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। 1800 की बात है ना। जी सर। कोई भी काम अंग्रेज़ किया करते थे तो अपने मकसद, अपने मफाद के लिए किया करते थे। यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया गया तो इसलिए बनवाया गया क्योंकि अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान आने के बाद यहाँ की ज़ुबान, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों से वो बिल्कुल नावाकिफ़ थे और यहाँ तिजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए यह ज़रूरी था कि यहाँ के लोगों को जाने, यहाँ के हिंदुस्तान को जाने, यहाँ की ज़ुबान को जाने, यहाँ के लोगों की बोली को जाने समझे। इसी मकसद से फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया गया था। बात समझ गया ना? ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 14 तक। अब देखेंगे हम लोग ग्रुप सी। ग्रुप सी का सवाल है सवाल नंबर 15। ख्वाजा हसन निज़ामी के हयात और अदबी कारनामों पर मुफस्सल गुफ्तगू करें। मुफस्सल थोड़ा तफसील से कह रहा गुफ्तगू करने। देखो यहाँ पे हिदायत हम नहीं लिखे हुए हैं। हिदायत का मतलब हो गया कि यहाँ पे ग्रुप सी में कुल 5 सवाल है और 5 में से तुम लोगों को 3 सवाल का जवाब देना है। हर एक सवाल 5-5 नंबरों का है, ठीक है ना। यहाँ पे हिदायत लिखने के लिए हम छोड़ दिए हैं, भूल गए। हिदायत में वही होगा, हर एक सवाल 5-5 नंबर का, किसी 3 सवाल का जवाब तुम लोगों को लिखना है। मुफस्सल यानी थोड़ा सा तफसील से, थोड़ा डिटेल से बड़ा लिखना है, 8-10 जुमले में या लगभग हम कहें 100 लफ्ज़ों में, ठीक है ना। जवाब, ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में 1878 ईस्वी में पैदा हुए। कम उम्री में ही वालिद और वालिदा का इंतकाल हो जाने के बाद बड़े भाई ने परवरिश की। अरबी व फ़ारसी की तालीम दिल्ली में ही हासिल की। किताबों के मुताले और मज़मून नवेसी का शौक़ बचपन ही से था। पहले अखबारात में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे, बाद में तहरीर व तसनीफ़ ही उनका मशगला बन गया। उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें लिखीं। उनमें इंशाइए, सफ़रनामे, रोज़नामचे, कलमी चेहरे और नौहे सभी कुछ शामिल हैं। कई रिसाले भी निकाले जिनमें मुनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। उनकी तसानीफ़ में सिह पाराए दिल, बेगमात के आंसू, रोज़नामचा, हसन निज़ामी वगैरह ख़ास तौर पर मशहूर हैं। ऐसा जवाब लिखना पड़ेगा 5 नंबर का सवाल का जवाब। सोच लो कहाँ हैं हम, ज़्यादा नहीं सोचना है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16। उर्दू ड्रामा की तारीफ़ व अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। उर्दू ड्रामा की तारीफ़ और अज्जाए तरकीबी, ड्रामा का अंग बताना है। जैसे इंसान का, आदमी का जुज़, अज्जा, हाथ, पैर, नाक, कान, सर, ये सब है ना, ये सब अज्जा है, जुज़ है। यहाँ पे उर्दू ड्रामा के बारे में लिखना है और उसका अंग बताना है, उसका हिस्सा बताना है, उसका पार्ट बताना है। जवाब, ड्रामा अदब की ऐसी नसरी सिन्फ़ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। दास्तान, नाविल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। अरस्तू ने 6 चीज़ों को ड्रामे का अज्जा बताया है। ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। ध्यान कहीं तरह और है, नहीं सुन रही ध्यान से,
एक भी नहीं सुन रही सेंटेंस तुम। एक एक चेहरा हम पढ़ते हैं, किसका ध्यान यहाँ है, किसका ध्यान कहाँ है। अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। किस्सा, किरदार, ड्रामा में किस्सा होना चाहिए। किस्सा कहानी नहीं होगी ड्रामा कैसा, ज़रूरी है ना। जी सर। फिल्म देखते हो, फिल्म में कोई कहानी होती है ना, जी सर। किस्सा का होना ज़रूरी है। किरदार, कैरेक्टर होंगे, हीरो हीरोइन, विलेन, गुंडा गुंडिन, कुछ भी, किरदार इसी को कहा जाता है। किरदार, मुकालमा, बातचीत का होना ज़रूरी है ड्रामा में। नाटक ऐसे नहीं हो सकता है जब तक बातचीत ना हो। ख्याल, आराइश, सजावट, स्टेज और मौसीकी, संगीत, ये सब ड्रामे का जुज़ है, हिस्सा है, अज्जा है। हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का उन्सुर हो या ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी ड्रामों में मौसीकी हो, संगीत हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिना गाना के भी ड्रामा हो सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 17, नज़्म इर्तका का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखें। जवाब, नज़्म इर्तका का खुलासा। नज़्म इर्तका के शायर जमील मजहरी ने अपनी नज़्म में इंसानी इर्तका पर रोशनी डाली है। इंसानी इर्तका, इंसान कैसे कैसे तरक्की किया, कैसे कैसे इंसान आगे बढ़ा। इर्तका के माने होता है परवान चढ़ना, आगे बढ़ना। जहाँ इंसान था शुरू में, बाबा आदम के ज़माने में, क्या इंसान अभी वहीं है? नहीं सर। कितना तरक्की कर गया, कितना आगे बढ़ गया, यही दिखाना, यही लिखना यहाँ पे। अब अगर मान लो नज़्म इर्तका नहीं पढ़े हो, जमील मजहरी इर्तका नज़्म में क्या कहे हैं ये हम लोग को नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, हम लोग को पता है ना, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है ना, ये हम बता दे रहे हैं इनडायरेक्टली में। ठीक है ना, ये इसलिए बता रहे हैं कि सवाल ना छूटे तुम लोगों का। नहीं जानते हैं कहा कि क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, हर हाल में जवाब लिखोगे। ठीक है ना, अब क्या लिखोगे वो तुम लोग समझो। ठीक है ना। हाँ, यहाँ सुनो, यहाँ जवाब सुन लो एक बार। नज़्म इर्तका के शायर जमील मजहरी ने अपनी नज़्म में इंसानी इर्तका पर रोशनी डाली है। इस नज़्म का मिजाज फ़लसफ़ियाना है। इस नज़्म में इस ख़याल को पेश किया गया है कि दुनिया में इंसान के अख्तियार में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह इंसान ने खूब से खूब तर का सफ़र तय किया है और किस तरह अपनी कामयाबी की नई मनाजिल तय की हैं। इसकी राह में क्या क्या दुश्वारियाँ आईं और इसने किस तरह हिम्मत और हौसला से मुकाबला किया। तरक्की के इस सफ़र में इसे कभी कामयाबी मिली तो कभी इसे नाकामी का भी मुंह देखना पड़ा, लेकिन इंसान के जज्बा शौक़ में कमी नहीं आई है और वो बराबर सितारों से आगे जहानों की तलाश में सरगर्दा है। सितारों से आगे भी दुनिया है, उसकी तलाश में इंसान लगा हुआ है। पहुंच गया ना चांद में इंसान, कहाँ नहीं पहुंच गया, क्या नहीं कर लिया इंसान। ठीक है ना। सवाल नंबर 18, अलीगढ़ तहरीक पर इजहार ख्याल पेश कीजिए। अलीगढ़ तहरीक, सवाल सिर्फ समझ जाओगे ना, सवाल अगर ध्यान से पढ़ोगे, सवाल का मानी समझ जाओगे, जवाब लिखा जाएगा। हम पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, सर बताए थे, नहीं बताए थे, कुछ नहीं। 12 क्लास में ना हो जी, पढ़ते आ रहे हो। 9 क्लास सही कम से कम तो हम पढ़ा रहे हैं, बाकी अगर नीचे क्लास में पढ़े होगे तो पढ़े होगे। वही सब बात यहाँ लिखा हुआ है, क्या नया चीज़ है भाई। जवाब सुनो। तहरीक के माने होता है आंदोलन, मूवमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तहरीक उर्दू में आंदोलन, मूवमेंट, बदलाव जिससे आता है। अलीगढ़ तहरीक सुनो। अलीगढ़ जगह का नाम है, पता है? उर्दू शेर व अदब पर, शेर उर्दू शायरी और अदब, उर्दू शेर व अदब पर
जिन तहरीकों ने सबसे ज़्यादा असर डाला वो है अलीगढ़ तहरीक, या जिसे हम सर सैयद तहरीक भी कहते हैं। अलीगढ़ तहरीक को हम सर सैयद तहरीक भी कहते हैं। सर सैयद ही की बदौलत उर्दू अदब और शायरी गुलो बुलबुल और जामो मीना से निकलकर वसी मैदान में आई और कायनात व हयात के मसाइल बयान किए जाने लगे। सर सैयद तहरीक ने एक तरफ हाली जैसा अहम नक्काद पैदा किया तो दूसरी तरफ शिबली नुमानी जैसा तनकीद निगार। अलीगढ़ तहरीक से ही मुतासिर होकर हाली और आज़ाद ने लाहौर में कर्नल हालराइड की सरपरस्ती में जदीद नज़्म का संगे बुनियाद रखा। अलीगढ़ तहरीक ही के तुफ़ैल उर्दू में तारीख़ नवेसी का आगाज़ हुआ। अल-मुख्तसर यह कि उर्दू शेर व अदब अलीगढ़ तहरीक के एहसान को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अलीगढ़ तहरीक से काफ़ी बदलाव आया उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में। उर्दू शायरी जो पहले पहल यहाँ पे लिखा है गुलो बुलबुल और जामो मीना में खोई रहती थी, वो निकल करके इसका कायनात वसी हो गया और अब उर्दू शायरी में हर तरह के मज़ामीन पेश किए जाने लग गए। ऐसे ऐसे नस्र, ऐसे ऐसे मज़मून मज़ामीन लिखे जाने लग गए जिससे लोगों का फ़ायदा हो, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। नावल और ड्रामा का ज़माना ख़त्म हो गया। दास्तान नावल जो सिर्फ़ और सिर्फ लोग मन बहलावे के लिए, जी खुश करने के लिए लिखा करते थे, उससे मुसन्निफ़ निकल गए और अब काम की बातें की जाने लग गई। शायर ऐसा ऐसा कलाम पेश करने लगा, ऐसा ऐसा नज़्म लिखने लगा, ऐसी ऐसी गज़लें लिखने लगा जो मानी खेज़ हुआ करती थी। सिर्फ चोटी और गाल और खाल और होंठ और आँख का जिक्र नहीं होने लगा शेर व शायरी में, बल्कि अब इश्क़ हकीकी की बातें भी होने लगी शेर व शायरी में। ठीक है ना। ये सर सैयद अहमद के ही बदौलत, अलीगढ़ तहरीक के ही बदौलत हुआ। ठीक है। चलो समझो तो ठीक, नहीं समझो तो हम क्या करें। सवाल नंबर 19, आखिरी सवाल सुनो। यह शब यह ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। मुंदरजा बाला शेर की तशरीह आसान ज़ुबान में करें। कोई भी एक शेर आ जाएगा, यही शेर कोई ज़रूरी नहीं है। तुम लोग को 50 शेर गज़ल में पढ़ना है ना। कोई भी शेर दे देगा और उसकी तशरीह करने के लिए कहेगा। कोशिश करना कि शायर का नाम हम ज़रूर जो है डाल दें, और शायर को पकड़ने के लिए कि यह किसकी गज़ल है, हम बताए थे रदीफ़ को समझना है ना। गज़ल के आखिरी लफ्ज़ या अल्फाज को देखना, उससे शायर पकड़ में आ जाएंगे। रदीफ़ याद हो, रदीफ़ के साथ शायर का नाम अगर तुम लोगों को याद हो, आसानी से कोई भी गज़ल का शेर तशरीह करने के लिए दे, आसानी से शायर को पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। और उसके बाद शुरू में ज़िक्र करो कि यह शेर किसका शेर है, और उसके बाद जो है जो यहाँ पे कह रहा है बात, अगर इसका मानी नहीं भी समझ रहे हो उतार दो उसी को, लेकिन नसरी ज़ुबान में उतारो। यहाँ शेर लिखा हुआ है ना, उसको नस्र बना के तशरीह कर देना है। हो गई तशरीह। 5 नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। नहीं जानते हैं कहा कि सवाल नहीं छोड़ेंगे। तशरीह सुन लो। शेर की तशरीह। इस शेर में शायर नासिर काज़मी के नज़दीक वो रात भी ख्याल यार में गुम रहा, वो रात भी ख्वाबों में दीदार यार करता रहा, और सुबह सवेरे जब वो बेदार हुआ तो महबूबा के ख्वाबो ख्याल इस तरह याद आया जिस तरह सुबह सवेरे फूल खिल उठते हैं। समझ गई अभी नहीं? अभी समझ गई होगी, चेहरे में मुस्कान देख लो। ठीक है, बस सेट 2 कंप्लीट हम करा दिए तुम लोगों को। ठीक है ना।
जैक के ज़रिए जारी किया गया सेट का दोनों पैटर्न हो गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। आप पिछले साल का भी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा दिए, एक सेट और हम कराएंगे तुम लोगों का, ठीक है। यही 3 सेट तुम लोग तैयार करके जाओगे, उसके बाद देखना इम्तहान कैसा लिखते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को भी कह रहे हैं, ठीक है।